Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. So the first news is talking about the साइक्लोन बिपरजॉय. साइक्लोन बिपरजॉय जैसे हमें पता है बहुत सालों बाद एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है जहाँ पर अरेबियन सी में एक बहुत ही डिवास्टेटिंग साइक्लोन आने वाला है जिसको बहुत ही ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर इसके लिए डिक्लेयर किया गया है. ओके, सो इसकी वजह से होगा क्या, जो हमारा कच्छ का जो कोस्ट है, गुजरात का जो एरिया है, उसी के साथ आप देखेंगे गुजरात कच्छ के अलावा आप कराची की अगर बात कर लेंगे तो कराची, अलॉन्ग विद दैट पाकिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र और अरेबियन पेनिनसुला का बहुत सारा क्षेत्र इस पर्टिकुलर साइक्लोन की वजह से इम्पैक्ट होने वाला है. क्यों? क्योंकि साइक्लोन की अगर आप बात करेंगे तो ये 125 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द साइक्लोन बिपरजॉय अगेन. सो ये देख लीजिए इमेज में, ये साइक्लोन यहाँ से मूव करना चालू कर रहा है. अरेबियन सी में बहुत ही कम होता है जब आपको इतने डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स देखने मिलेंगे. यूजुअली जितने भी डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ही देखने के लिए मिलते हैं और इसका इम्पैक्ट हमें गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट, साथ ही महाराष्ट्र, साथ ही राजस्थान, साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर देखने के लिए मिलेगा. आगे अगर हम बात करें तो देखिए ये जो साइक्लोन है इसको प्रेडिक्ट कर दिया गया था पहले ही कि इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होने वाली है और 13 जून तक ये जो साइक्लोन है ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वेदर कंडीशन है वो जितने भी कोस्टल एरिया है कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र इनको भी इम्पैक्ट करेगा. हालांकि इसको हमने जैसा मैंने आपको बताया इसको ऑरेंज अलर्ट की कैटेगरी में डाला हुआ और इसकी वजह से अरेबियन सी, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में असर देखने की संभावना मिल सकती है. बिपरजॉय की बात करें तो जैसे नाम से आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल रही होगी, इसका नाम सजेस्ट किया है बांग्लादेश ने, जिसका मतलब होता है डिजास्टर. ओके, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है. ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब जो ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं, दैट मीन्स कोई भी साइक्लोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कहीं पर भी क्रिएट हो रहे हैं उन्हें हम यूजुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोलते हैं. ओके, अब इसके अलावा जो भी साइक्लोन आपको देखने मिलेगा, जो भी साइक्लोन, उसका नाम होगा तेज. ये भी आप याद रखेंगे और ये नेम सजेस्ट किया है इंडिया ने. चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ पे बात की जा रही है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूनाइटेड नेशन को ज़्यादा डेमोक्रेटिव और बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने की ज़रूरत है. देखिए हुआ क्या है, कमेंटिंग ऑन द फैक्ट दैट इंडिया इज़ येट टू फाइंड अ प्लेस इन द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या बोला है कि देखिए यूनाइटेड नेशन की जब आप बात करते हैं तो ये एक ऐसी बॉडी है जो सभी के लिए काम कर रही है, राइट. और इसी के लिहाज से इनको क्या करना चाहिए, इनको बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिव और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. क्यों? क्योंकि करंट रियलिटी जब यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर यूएनएससी का फॉर्म हुआ था उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. साथ ही देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने और भी बातें बोली कि इंडिया को अगर आप देखेंगे तो मोस्ट पॉपुलस नेशन है. इसका मतलब आप देखिए उसके बाद भी, इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद भी जो परमानेंट मेंबर्स की सीट है यूनाइटेड नेशंस में, उसमें इंडिया के पास सीट नहीं है. अब क्योंकि आपको पता है जब हम यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर बात करें तो परमानेंट मेंबर्स कौन हो जाते हैं, आपको याद होने चाहिए. यस, तो 2005 इन नंबर. कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज यूएसए, नन अदर देन, बस आपको यूएसए तो देखने के लिए मिल ही जाएगा. दूसरा आपको देखने मिल जाएगा रशिया. तीसरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रांस, देन चाइना एंड द यूनाइटेड किंगडम. तो ये सारे आपको परमानेंट मेंबर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. हालांकि नॉन परमानेंट मेंबर्स भी यहाँ पर समय समय पर शामिल किए जाते हैं. वापस आ जाते हैं आर्टिकल पे. तो देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बात बोली कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन को सोचने की आवश्यकता है कि बार बार चाइना के बोलने पे या चाइना जो इसको काउंटर कर देता है, अपने वीटो पावर का यूज़ कर देता है इंडिया को परमानेंट सीट देने के लिए, यहाँ पर इनको कुछ चेंजेस लाने होंगे. क्यों चेंजेस लाने होंगे? क्योंकि इंडिया को आप देखेंगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है. जीडीपी में इंडिया
आज की डेट में लीड कर रहा है। एंड उसके बाद भी आप देखें तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बड़ी चीज़ों का पार्ट नहीं है। वहीं इन्होंने साथ में एक और बात बोली कि जब आप बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की, तो इंडिया आसियान के साथ मिलकर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर कर रहा है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूएनएससी के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। यूएनएससी की बात करें तो देखिए इसे यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के तहत यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइमरली अगर हम बात करें तो इनका रिस्पॉन्सिबल था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हेडक्वार्टर हमें देखने के लिए मिलेगा न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करें तो देखिए काउंसिल की में आज की डेट में आपको 15 मेंबर्स देखने मिलेंगे। 15 में से जो 10 मेंबर्स हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं, वहीं 5 मेंबर्स इसके परमानेंट होते हैं। ये जो मेंबर्स आते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, इन्हें 2 साल के लिए यहाँ पर चुना जाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स जैसा मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया फेडरेशन, फ्रांस, चाइना और यूके आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसी के अलावा अगर हम वोटिंग पावर की बात करें तो जितनी भी मेंबर्स हैं यूएनएससी के, इनके पास वोटिंग राइट होते हैं। और यहीं पर देखिए ये क्या करता है, चाइना जब भी इंडिया कोई चीज़ यहाँ पर प्रपोज करता है, चाइना इसको क्लेम कर देता है, इसको वीटो के आधार पर रोक देता है। ओके, सो ये पहली चीज़। चलिए दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं पीस कीपिंग मिशन के बारे में। देखिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की अगर हम बात करें तो 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथराइज कर दिया था डिप्लॉयमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में। कहाँ से? यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि जो आर्मिस्टिक एग्रीमेंट है इजराइल और अरब के बीच में, इन कंट्रीज़ के आसपास इस पर नज़र रखी जा सके। और इसी के साथ शुरुआत हो गई थी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की। यूएन पीस कीपिंग की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है कंट्रीज़ को नेविगेट करने में। डिफ़िकल्ट अगर पाथ होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी ये यहाँ पर हेल्पफुल होता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये डिप्लॉय करता है ट्रूप्स को, पुलिस को अराउंड दी वर्ल्ड, इंटीग्रेट करता है सिविलियंस में जो शांति है उसको बनाए रखने के लिए। बहुत सारे जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करता है। और जो मैंडेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली डिसाइड करती हैं, उनको भी लोगों तक पहुँचाने का काम कौन करता है? आपका यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। आगे अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपर्स होते हैं यूजुअली इन्हें ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इनकी ड्रेस देखेंगे तो ये लाइट ब्लू बैरेट या हेलमेट ये पहनते हैं। ठीक है, इसमें आपको सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर्स या सिविलियन पर्सनस देखने के लिए मिलेंगे। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी फोर्स बहुत लंबे टाइम तक कहाँ पर रही थी? अफगानिस्तान में रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीस कीपिंग फोर्सेस कंट्रीब्यूट की जाती हैं बाय द मेंबर स्टेट्स ऑन अ वॉलंटियरली बेसिस। Civilian staff of our peacekeeping operations are international civil servants recruited and deployed by the United Nations Secretariats। थीम अगर हम बात करें तो रिसेंटली देखिए 75th एनिवर्सरी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की सेलिब्रेट की गई थी, और इस साल जो थीम रखी गई है इट इज़ द पीस बिगिन विद मी। इंडिया और यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो यूएनपीके के साथ इंडिया और आसियान ने एक इनिशिएटिव लिया है वुमेन्स को यहाँ पर ऑपरेशन में लाने के लिए। देखिए इंडिया आसियान का एक इनिशिएटिव है फॉर वुमेन इन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, रिफर्स टू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द आसियान। ठीक है, ताकि जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। ये इनिशिएटिव फोकस रहेगा और प्रमोट करेगा ट्रेनिंग, जो विमेन पर्सनल्स हैं आसियान के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर ये ट्रेनिंग देगा, और जो पीस कीपिंग चीज़ें हैं वहाँ पर इनको प्रमोट भी करेगा। ओके, दूसरा अगर हम बात करें इस इनिशिएटिव के अंदर इंडिया ने अनाउंस किए हैं 2 स्पेसिफिक इनिशिएटिव। कौन कौन से हैं? देखिए पहला है स्पेशलाइज्ड कोर्स एट द सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग,
जो कि यहाँ पर दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया है। ये कोर्स यहाँ पर ऑफर करेगा टारगेटेड ट्रेनिंग, पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो महिलाएं हैं उनकी टारगेटेड ट्रेनिंग क्या होगी जो आसियान कंट्री की, वो यहाँ पर बताएगा। इसमें यहाँ पर जो नेसेसरी स्किल्स है, नॉलेज है या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस का, उनके लिए जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर वुमेन्स को दी जाएगी। दूसरा आपको देखने मिलेगा टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम आसियान। ये एक्सरसाइज यहाँ पर क्या करेगी, जितनी भी डिफरेंट सिनेरियो या चैलेंज है जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को देखने पड़ते हैं, उनको यहाँ पर काउंटर करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाएगी। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए समझते हैं। देखिए, रिसेंटली इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात हुई है। क्या, इंडियन हॉकी टीम ने चाहे यहाँ पर क्या कर लिया, जूनियर एशिया कप को जीत लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर देखना है, ये है द कोच जिनको आप देख रहे हैं, मिस्टर कुमार। ठीक है, मिस्टर CR कुमार। ठीक है, चलिए थोड़ी सी यहाँ पर बातें कर लेते हैं। देखिए, इंडियन हॉकी टीम जो विमेंस की टीम थी, जूनियर एशिया कप 2023 के टाइटल को इन्होंने जीत लिया है जापान में। कैसे, 2-1 का स्कोर रहा है ओवर द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन द फाइनल। और इसी के साथ आप याद रखेंगे, इंडियन विमेन जो जूनियर एशिया कप है, ये भारतीय टीम ने जो विमेन जूनियर एशिया कप है इसको पहली बार जीता है, तो ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो देखिए, इसी के साथ ही मेंस जूनियर टीम ने भी हॉकी मेंस जूनियर एशिया कप जीत लिया और इसी विक्ट्री के साथ इंडिया ने एक नया इतिहास दर्ज कर दिया है अपनी रिकॉर्ड विनिंग को दिखाते हुए। इंडिया की जो मेंस जूनियर एशिया कप ने बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पर जीते हैं। टीम की अगर हम बात करें तो इसके पहले भी इन्होंने 2004, ठीक है, 2004 के अलावा आप देखेंगे 2008 और 2015 में भी ये टाइटल्स यहाँ पर जीते थे। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को 1998, 1992 और 1996 में जीता है। ठीक, अब क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ हमें बात करनी है द्रोणाचार्य अवार्ड की भी। चलिए, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो इसको अपना नाम मिला, जैसा आपको मुझे सभी को पता है, महाभारत से। महाभारत में द्रोणाचार्य जो कि गुरु थे कौरव और पांडव के, उनके नाम पर इस अवार्ड को यहाँ पर रखा गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड एग्जिस्टेंस में आया है 1985 में, जिसको कौन यहाँ पर देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड है इसको दिया जाता है उन सारे शिक्षकों को, उन सारे गुरु या उन कोचेस को जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में कोच रहे हैं और बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में इनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत ही ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। इसी के साथ जो पहला अवार्ड है, जो पहले कोच हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता था 1985 में, उनका नाम था ओम प्रकाश भारद्वाज, जिनको बॉक्सिंग के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। इसी के साथ OM नाम्बियार एथलेटिक्स के क्षेत्र में और भालचंद्र भास्कर भागवत को रेसलिंग के क्षेत्र में पहली बार 1985 में ये अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए थे। वहीं अगर हम वेट लिफ्टिंग कोच हंसा शर्मा की बात करें तो वो पहली ऐसी महिला बन गई थी जिनको सन 2000 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम इतनी फैक्चुअल चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। येस, UPSC हैज़ लाइक इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा शौक दिया है बच्चों को, इसीलिए हम न्यूज़ के साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी यहाँ पर कवर करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है लाइटनिंग ब्लेम फॉर द कनाडा फायर्स विल गेट वर्स इन दी वार्मिंग वर्ल्ड। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर आपने देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो न्यूयॉर्क सिटी थी उसको डिक्लेयर किया गया था कि वो वर्स्ट है। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारी स्मोक आपको देखने मिली थी। अब ये हुआ क्यों? देखिए, कनाडा में अगर आप बात करेंगे तो कनाडा में यहाँ पर हुआ था फॉरेस्ट फायर, और फॉरेस्ट फायर की वजह से ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था न्यूयॉर्क के आसपास का, इसकी एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई थी। एंड दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हुआ है। जब हम इस कैनेडियन ट्रेजेडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा आपको फॉरेस्ट फायर जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये वाइल्ड फायर्स होती ही क्यों हैं। देखिए,
कनाडाज ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा प्रोविंस की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा लगातार यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, जिसकी वजह से आप एक और स्टेटस अगर देखेंगे तो जो ग्लोबल लाइटनिंग फ्लैश रेट है 43%, वो यहाँ पर रिलेटिवली इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइटनिंग इम्पैक्ट है या इसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये लाइटनिंग वर्क कैसे करती है। देखिए, जब भी आंधी तूफान की सिचुएशन होती है और आपका जो एनवायरनमेंट है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वार्मर एयर में या आइस क्रिस्टल जो है वो कंडेंस हो जाते हैं कूल एयर के साथ, और यहाँ पर क्या होने लगेंगे, जैसे ही वो कंडेंस होंगे यहाँ पर दे स्टार्टेड कोलाइडिंग, और इसी के साथ ये क्या करते हैं, एक थंडर स्टॉर्म क्लाउड का फॉर्म कर लेते हैं, जिन्हें हम यूजुअली जो इतने डिवास्टेटिंग क्लाउड्स होते हैं इन्हें हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी बोलते हैं। सो दे कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल, यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है और इनके आपस में कॉन्टैक्ट होने की वजह से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर क्लाउड्स में हमें देखने के लिए मिलता है, और इसी से ये जो लाइटनिंग है ये यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ये आपस में यहाँ पर टकराते हैं, एक डिफरेंट टाइप का वोल्टेज यहाँ से निकलता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये एयर को क्रॉस करता हुआ ये जो चार्ज क्रिस्टल होते हैं ये जाते हैं सरफेस से टकराते हैं, और इसी की वजह से जैसे ही ये सरफेस या किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर यूजुअली फायर हो जाती है। अब यहाँ पर यह आर्टिकल हम पढ़ क्यों रहे थे उसका एक और कारण समझ लीजिए। इस आर्टिकल को कहीं ना कहीं रिलेट किया जा रहा था क्लाइमेट इंडिकेटर से। देखिए, लॉन्ग टर्म चेंजेस की अगर हम बात करें लाइटनिंग पैटर्न में हमें लगातार देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, एटलीस्ट आप देखेंगे तो इसको इस तरीके से समझा जा रहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस भी हो सकते हैं। सो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो लाइटनिंग है वो एक एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल है, और इसीलिए डिमांड की जाती है बार बार, आप इस चीज़ को भी समझिए कि इसको नेचुरल डिज़ास्टर में रख दिया जाए, क्योंकि लाइटनिंग अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है आज की डेट में, और इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर या दूसरी एक्टिविटीज़ देखने मिलती हैं। अब अगर ये नेचुरल डिज़ास्टर का पार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो स्टेट्स हैं उनको इसके लिए फंड लेने में आसानी हो जाएगी एंड दे कैन वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आप देखिए जैसे जैसे आपका जो सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है, उसी के साथ ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं, देखिए क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इवेपोरेशन से, कंडेंसेशन से, और ये सारी चीज़ें जा कहाँ से रही हैं, हमारे खुद के एनवायरनमेंट से। सो आप देखिए जब बहुत ज़्यादा अगर वार्मिंग टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, पॉल्यूशन है, उसकी वजह से भी ये जो फ्रिक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का ये यहाँ पर हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, और थंडर आपको यहाँ पर गिरती हुई नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए तो मूव करते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जानने के लिए मिलेगी। बात की जा रही है टैक्स लॉ की। ठीक है, टैक्स लॉ इन द शैडो ऑफ द हायर जुडिशरी। देखिए हुआ क्या है, एक कंडीशन यहाँ पे समझ लीजिए, जो आईटी एक्ट है वहाँ जो रेट्स यहाँ पे यूजुअली की जाती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उस पे से यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, जहाँ पर आर्टिकल 142, जिसे हम यूजुअली डिस्क्रिशनरी पावर भी बोल देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के पास जो अपनी एक पावर होती है उसके उपयोग के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए हुआ क्या है, थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए, एक आपको बहुत अच्छे से ये पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा। यूजुअली जब आईटी डिपार्टमेंट कहीं पर रेड करता है, और सपोज इस रेड में इनको एक पर्सन ए है, ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने करी है रेड। अब यहाँ पर पर्सन ए के ऑफिस में इन्हें कुछ ऐसे कागजात भी मिल जाते हैं जो किससे संबंधित थे, बी व्यक्ति से। ठीक है, अब बी व्यक्ति से यहाँ पे कागज़ मिल जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या यहाँ पर कोई अथॉरिटी है कि अगर बी के पास इनको कोई कागज़ मिले हैं तो क्या इन्हें इसको सर्च करना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या उसके लिए क्या आप लॉस किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि बिलोंग करते हैं व्यक्ति बी से, लेकिन आपने उन्हें ए के ऑफिस से पाया है, तो क्या आपको ये अधिकार दे देता है कि आप जाएंगे बी के घर में जाएंगे और जाके उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और यहीं पर ये पूरा आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी पूरे मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब देखिए इंडिया लॉ टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा कि बात क्या की जा रही है, कोई भी लॉ
कोई भी टैक्स अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो वो एक सेंट्रल प्रोस्पेक्ट पे होता है, उसका एक अपना एक आइडिया होता है। आइडिया क्या होता है? आर्टिकल 256 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या बात करता है कि जो भी टैक्स यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है उसकी अपनी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा जो उसके प्रिंसिपल हैं, अगर आपने सपोज कोई इस तरीके के कि ये प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, बट ये जो दोनों प्रोस्पेक्ट हैं ये आपको यहाँ पर रूल ऑफ लॉ या जो लीगैलिटी या सर्टेनिटी है उससे यहाँ पर ये छेड़छाड़ नहीं करते हुए देखने मिलना चाहिए। अब देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, यहाँ पर एक सेक्शन 153C की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट की बात करने वाले हैं हम, 153C, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। ओके, अब देखिए 2015 की एक घटना है, इसको समझिए फिर यहाँ पर हम वापस आएंगे। 2015 की एक घटना है। 2015 में इनकम टैक्स को लेकर जो हमारे देश का सर्वोच्च अदालत है, इन्होंने एक यहाँ पर कमेंट किया। कमेंट में इन्होंने क्या कहा कि 2015 में जो भी जो इनकम टैक्स की धारा एक्ट 153C में जो भी चेंजेस हुए हैं वो कैसे हो सकते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव होंगे, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? विच मीन्स इस पर्टिकुलर चेंज आने के पहले अगर कोई भी चेंज है तो ये पहले भी होंगे। मतलब वापस से समझ लीजिए, 153C क्या बोलता है? 153C ये बोलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वापस आ जाते हैं हमारे ए और बी व्यक्ति पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर ए व्यक्ति की छानबीन कर रही है और यहाँ पर उसे कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जो किससे संबंधित है? व्यक्ति बी से संबंधित है, तो पहले इसके खिलाफ कोई भी यहाँ पर कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अब यहाँ पर क्या होगा? जो तीसरा व्यक्ति जिसकी भी यहाँ पर उसके कागज़ मिले हैं या उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल मिला है, उसका नाम आया है, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर क्या की जाती है? कार्यवाही की जा सकती है। और यही 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो एक्टिविटी है ये रेट्रोस्पेक्टिव होगी। और इसी को लेकर यहाँ पर कुछ मुद्दा गरमाया हुआ है। कैसे? देखिए अलग अलग हाई कोर्ट से उन्होंने क्या बोला है कि चलिए ठीक है, बाकी सब बात ठीक है, हमने मान लिया कि जिस भी व्यक्ति से मिला है आप उसको देखें, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू आता है बिलोंग्स टू, ठीक है, और बिलोंग टू। ये परिभाषा जो है ये यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति के पास ये सामान मिला है क्या ये उनसे बिलोंग करता है या उनका है। अगर हाँ तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अक्यूज़ करने के पहले उसके लिए प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें या जो भी कागज़ आपको एक व्यक्ति के पास से मिले हैं, ये पूरा जो मटेरियल है जो बी व्यक्ति की आप बात कर रहे हो एक्चुअली उससे संबंधित होना चाहिए। तो 3 अलग अलग हाई कोर्ट्स ने यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंसेस हुए हैं जहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि ये what they said कि जो person's name would not be itself satisfy the law, there must be evidence। कुछ इस तरीके के साक्ष्य होना चाहिए, जो मटेरियल मिले हैं जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं उससे संबंधित पूर्ण साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया 2015 में 153C को यहाँ पर अमेंड किया गया और इसको बोल दिया गया कि प्रीवियसली भी आप इस पर जा सकते हो। वहीं देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक बात बोल दी कि लेट्स कम हियर, ओके। सो गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है कि देखिए जो भी लॉ है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसकी वजह से जो लोगों के अधिकार हैं आप उसको भी यहाँ पर छेड़छाड़ कर रहे हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया इस वर्डिक्ट को और बोल दिया कि नहीं, इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव एंड इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिव इटसेल्फ। सो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन सबसे बड़ा हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए जैसे ही इन्होंने यहाँ पर इसको रिवर्स किया तो एक सबसे बड़ा सवाल आया इस पर दी ऑथर। यहाँ पे बोला जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है ये 142 का यहाँ पर मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 142 के जो डिस्क्रिशनरी पावर की हम बात कर रहे थे उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो फ्रेज़ है बिलोंग्स टू कंटिन्यू टू रिमेन इन द प्रोविजन, इन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो रहेगी। What the altered law does it? Add additional stipulation that even material in the case of books or accounts or document that pertains to a person can serve as a ground for fresh proceeding also. So through this कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि they are not only encroaching on the legislative function but यहाँ पर जो किया जा रहा है they are striving give life for what were otherwise entirely illegitimate action।
और इसी के साथ इन्होंने इन्वोक कर दिया है 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अलाउ कर देता है उन्हें पास करने के लिए कोई भी ऑर्डर, जो कि एक तरीके का जस्टिस यहाँ पर होता है। ओके, सो ये एक यहाँ पर बात की जा रही है। अब कोर्ट को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए, दे आर द क्रिएटर। So, however, these professed reason do not add up. Section 153 may have been amended through substitution, but the phrase belongs to constitute to remain in the provision. So, यहाँ पर ये एक जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा मुद्दा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। आर्टिकल से हम क्या क्रक्स निकालने वाले हैं, समझ लेते हैं। आर्टिकल से हम सबसे पहले समझने वाले हैं आर्टिकल 142 के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 142 क्या है, देखिए, अनुच्छेद 142 की अगर हम बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को एक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। ये एक तरीके का पावर यहाँ पर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो उसका जुरिस्डिक्शन एरिया है उसका प्रयोग करते हुए एक ऐसी डिग्री यहाँ पर लेके आ सकते हैं या इस तरीके का ऑर्डर दे सकता है जो उसके सामने किसी भी तरीके का मामला, ठीक है, या कोई भी बहुत सारे मामले पड़े हों जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि नहीं यार, एक बहुत अच्छे से जस्टिस यहाँ पर नहीं दिया गया है और देना ज़रूरी है, वो यहाँ पर दिया जा सकता है और उसको देने के लिए आर्टिकल 142 का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, so it deals with the Supreme Court power to exercise its jurisdiction and pass an order for doing complete justice in any cause or matter pending before it. दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये अपेक्स कोर्ट, इट प्रोवाइड्स द अपेक्स कोर्ट विद अ स्पेशल एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर एंड इट मीन्ड टू प्रोवाइड जस्टिस टू litigant who have suffered transferred illegality or injustice in course of the legal proceeding. तो जैसा आर्टिकल 142 हमने बात करी, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 क्लॉज 1 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन किसी भी तरीके की डिग्री, जैसा मैंने आपको बताया, कोई ऑर्डर यहाँ पर पास कर सकता है अगर उसे लग रहा है कि कोई भी मामला जो उसके समक्ष यहाँ पर रखा गया था और उसका एक कंप्लीट न्याय या जस्टिस नहीं हुआ है, वो उसको यहाँ पर पास कर सकता है। सो एनी डिक्री सो पास्ड और ऑर्डर जो भी यहाँ पर पास किया जा रहा है वो एनफोर्सेबल हो जाता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सच मैनर एज एनी मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड इन सच मैटर एज द प्रेसिडेंट मे बी ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारी बात है जब आर्टिकल 142 को यहाँ पर यूज़ किया गया है, जहाँ पर समाज के जो एक ऐसा वर्ग होता है जो कि पीछे रह जाता है, क्लासेस होती हैं जिनको बहुत अच्छे से न्याय नहीं मिल पाता, उनको कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। कई बार जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। चाहे आप ताजमहल को सफाई करवाने या फिर जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको किसी भी तरीके का जस्टिस दिलवाने की बात करी जाए, तभी भी आर्टिकल 142 का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या करता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे इसका एक और आप बहुत अच्छा केस देखेंगे जो आपको देखने मिलेगा, बाबरी मस्जिद केस। सो आर्टिकल का यहाँ पर यूज़ किया गया था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट केस में, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट किया गया था, हैंडओवर किया गया था डिस्प्यूटेड लैंड को ट्रस्ट को टू फॉर्म्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। वहीं भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी इसका यूज़ किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया था अपने इस पावर का और यूनियन कार्बाइड वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट केस को यहाँ पर इंटरवीन किया था, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसीडिंग चल रही थी और लोगों को यहाँ पर जस्टिस नहीं मिला था। और सुप्रीम कोर्ट के 142 का यूज़ करते हुए ही जो कंपनसेशन है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, उनको यहाँ पर विक्टिम्स को कंपनसेशन देने की बात भी आर्टिकल 142 के कारण ही हमें देखने के लिए मिली थी। इसी के अलावा देखिए कुछ शब्द हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म हम समझेंगे क्या होता है। सो बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तरीके की सक्रियता की बात की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें देखने के लिए मिलता है। यूजुअली अगर हम इस शब्द की बात करें तो 1947 में एक हिस्टोरियन थे आर्थर स्लेरिंग जूनियर, उन्होंने इस वर्ड को यहाँ पर लाया था। इंडिया में अगर हम बात करें तो इस जो वर्ड की या इस तरीके की जुडिशियल एक्टिविज्म जो वर्ड है इसको लेकर आए थे जस्टिस PN भगवती। ठीक है, उनके अलावा आपको कृष्ण न्यायमूर्ति जो थे हमारे VR कृष्ण अय्यर, ठीक है, O चिन्नप्पा रेड्डी, DA देसाई, इन्होंने इस तरीके की शब्द को यहाँ पर रखा था। नाउ द क्वेश्चन कम्स,
सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या। देखिए 142 की हम बात करें, इसीलिए हमें जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता को भी समझना है। देखिए यूजुअली क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक। और इसी एक्टिव रोल को प्ले करते हुए इसे यहाँ पर एक शब्द दे दिया जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो किसी भी कानून की जो लीगैलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, उसको जांच करने की, उसको देखने की शक्ति इनके पास हो जाती है। यदि कोई भी ऐसा कानून संविधान में पाया जाता है जो गलत है, तो जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो उसे क्या कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं। सो जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स एक प्रोएक्टिव रोल होता है जिसे हमारी जुडिशरी प्ले करती है, ताकि जो लोग हैं उनके राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके और सोसाइटी में जो जस्टिस है उसे यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो एक तरीके का टूल होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर अगर किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रमोट करने में, अपहोल्ड करने में, या जो लोगों के राइट हैं, अधिकार हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने में अगर कहीं पीछे रह जाती हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसके अराइज होने के कारण क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अगर फेल हो जाते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते या लोगों को जो न्याय उन्हें देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, तब ये आता है। जब जो पूरा सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है, इनफेक्टिव हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, तभी भी जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने के लिए मिलता है। जब ह्यूमन के जो बेसिक राइट्स हैं अगर उनका यहाँ पर हनन होता है, तभी भी जुडिशियल एक्टिविज्म आपको देखने के लिए मिल जाता है। या कोई ऐसी जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, पावर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उनका मिसयूज़ भी होने लगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि कई बार इसको आलोचना भी हुई है, जहाँ पर आप देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनके बीच में इसको लेकर कई बार विवाद होते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो इसको लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जहाँ पर आप देखेंगे डेमोक्रेसी का कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसको लेकर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हैं वो बहुत सारी बार इस तरीके के जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर आगे बढ़ते हैं, और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा नन अदर देन बट द केशवानंद भारती केस 1973, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ने की मनाही हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल के पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। और इस आर्टिकल का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ आपको हर दिन के जो हमारी न्यूज़ डिस्कशन है उसका जो एक पूरा पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वहीं जी सत्यनारायण वर्सेस ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अलॉन्ग विद दैट आप एक और बहुत अच्छा देखेंगे शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, देन also very important MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड 2002 का उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड क्या हो जाती हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। देखिए पब्लिक PIL अगर लगी है या कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के थ्रू इसको लागू किया जाता है, या कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, या जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनका स्कोप बढ़ा दिया जाए, या जुडिशियल रिव्यू के लिए किसी बात को बुला लिया जाए, इन सारी चीज़ों से आप देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल PIL, मतलब देखिए PIL मान के चलिए एक जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत अच्छा मेथड है जिसका यूज़ इंडिया में आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा, चाहे कोई कंसर्न हो करप्शन को लेके, पॉल्यूशन को लेकर या ह्यूमन राइट को लेकर, वहाँ पर क्या होता है आपको कोर्ट इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। इसी के अलावा एक्सपांड कर देना स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, कोर्ट इंडिया में क्या करते हैं कई बार इंटरप्रेट कर देते हैं कि लॉ में पर्टिकुलर चीज़ बोली गई है, ओरिजिनल इंटेंट इसका ऐसा था, लेकिन हम इसका जो क्षेत्र है, जो इसका दायरा है, उसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ आपके मेंस के लिए, आप यहाँ पर प्रो एंड कॉन्स
ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म लिखेंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उन्हें पोस्ट करेंगे, आई विल डेफिनेटली रिव्यू दोज क्वेश्चन, और जो भी बहुत अच्छा जिसने बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा उसको आई विल ऑल्सो कॉपी पेस्ट और मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उसे पिन ज़रूर करूँगी। चाहें तो आप ये जो प्रॉज एंड कॉन्स है उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आपकी मेन्स आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो मूव करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल को लेकर, जहाँ पे बात की जा रही है म्यूजिंग ऑन द फ्रिक्शन ऑन द इंडियन कनाडा टाइज। देखिए, जब हम कनाडा की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मन में एक बात आ जाती है पंजाब के बारे में, पंजाबीज़ के बारे में। वहीं दूसरा हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि ओके, अगर हम कनाडा की बात करें तो इंडिया और कनाडा के रिलेशन तो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एक ऐसी कंट्री है जो चाइना से भी दूर है, इंडियंस बहुत सारे वहाँ पर बसे हुए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए आज की डेट में इंडिया और जो कनाडा के रिलेशंस हैं दे आर नॉट वेरी गुड। क्यों? देखिए, इंडिया से जो बहुत सारे, अगर आप देखेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं जो कनाडा में जाके बसे हुए हैं, वो आज की डेट में डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान के बारे में, जो इंडिया की सॉवरेनिटी को लेके, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को लेके सही नहीं है। एंड वी हैव नो आइडिया फॉर सम रीजंस कनाडा गवर्नमेंट इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं, उसको कहीं भी रोक नहीं रही है। ओके, अब देखिए इसका सबसे बड़ा इशू कहाँ पर हुआ, जब आप देखेंगे जो टैब्लू यहाँ पर निकला था, जहाँ पर एक महिला जो डिपिक्ट कर रही थी इंदिरा गांधी को, वो वाइट साड़ी में थी और उनके ऊपर पूरी तरफ से खून लगा हुआ था। वहीं पर जो सोल्जर्स थे वो आपको दिखाई देंगे जो अपनी गन लेके और उनके ऊपर खड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कारण था श्री दरबार साहिब, जो एक इंसिडेंट आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद यहाँ पर हुआ था 1984 का, और यहाँ पर लिखा हुआ था कि द साइड ऑफ द फ्लोट कैरीज द वर्ल्ड नेवर फॉरगेट 1984। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे असैसिनेट किया गया था और कनाडा में इसको यहाँ पर क्या किया जा रहा था, काफ़ी प्रमोट किया जा रहा था। नो वन इज़ स्टॉपिंग इट। रिटर्न में इंडिया का जो रिस्पॉन्स था, इंडिया ने यहाँ पर यही बात बोली, इन्होंने कि भाई, तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत एक तरीके का स्टेटमेंट हमें कुछ खास देखने नहीं मिला। लेकिन इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो देखिए एक और चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, आर्टिकल पे ही चलते हैं, डायस्पोरा एंड दी फॉरेन पॉलिसी। देखिए एथनिक इंडियन कम्युनिटी की आप बात करेंगे, चाहे सिख की बात करेंगे, वो कनाडा की पब्लिक जो लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एथनिक इंडियंस हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडियंस इन द प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज कैबिनेट, ठीक है, वो भी वहाँ पर उसका पार्ट बने हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन के हमें नज़र आते हैं, किसका? कनाडा की गवर्नमेंट का। और शायद इसकी वजह से भी हम देखेंगे कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो इट हैज़ बिकम अ पिलर ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन मैनी नेशंस and it is well articulated by the importance given by the NRIs, by our PM and the other leaders also. So ironically अगर हम बात करें तो कनाडास की जो नेशनल सिक्योरिटी है या इंटेलिजेंस एडवाइज़र है, उन्होंने रिसेंटली बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, व्हेन आई टॉक अबाउट फॉरेन इंटरफेरेंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लेट मी ऑल्सो अंडरलाइन इट फॉर यू। सो इन्होंने क्या बोला था कि जब भी हम फॉरेन इंटरफेरेंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, आई एम नाउ टॉकिंग ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट प्रॉक्सीज। इसका मतलब यहाँ पर इंक्लूड किया गया था रशिया, ईरान और इंडिया को। बट इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया को एक्यूज्ड ऑफ सीकिंग टू इन्फ्लुएंस कनाडा डोमेस्टिक अफेयर्स इज टू डिप्लोमेट ओपनली इंटरेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा। तो ये हमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर गलत देखने के लिए नज़र आती हैं, और इसकी वजह से जो इंडिया और कनाडा के टाइज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट हो रहे हैं। कनाडा पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए जो वो कहीं ना कहीं खालिस्तान का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैम्पर होती हुई हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अब अगर हम इंडिया और कनाडा के रिलेशंस की बात करें तो देखिए बायलैटरल ट्रेड है जो इंडिया और कनाडा के बीच में, वो आप देखेंगे USD 6.4 बिलियन का था 2020 में। 2021 में इंडिया वॉज कैनेडाज 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट और 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना। कनाडा की अगर हम बात करें तो इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ यूरेनियम, नेचुरल गैसेस, कोल,
मिनरल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी, चाहे आप हाइड्रो पावर में बात कर लीजिए, माइनिंग के क्षेत्र में बात कर लीजिए, रिन्यूएबल क्षेत्र में बात कर लीजिए, या न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लीजिए, तो कनाडा के पास वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रिसोर्सेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं इसरो ने जो अपनी 100 सैटेलाइट PSLV लॉन्च करी थी 2018 में, दैट ऑल्सो फ्लू कैनेडियन फर्स्ट लियो, ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इन्होंने इसरो ने जो अपनी 100 सैटेलाइट PSLV लॉन्च किया था, याद रखेंगे 2018 में, उसने कनाडा की लियो मतलब हम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को इंडियन स्पेस पोर्ट जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से लॉन्च किया था। इंडो कैनेडियन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो दे डेटोरिएट इन द वेक ऑफ इंडियाज स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। बस यहीं पे हुआ 1974, जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, दे सर्व बायलैटरल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। हाउएवर जून 2010 की अगर हम बात करें तो एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन एक्ट, जिसे हम NCA बोलते हैं, वो कनाडा के साथ इंडिया ने यहाँ पर साइन किया, जो कि 2013 से इफेक्ट में आ गया। कनाडा की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा आपको देखने मिल जाएगा दुनिया में, ठीक है, 1.6 मिलियन PIOs और NRIs आपको वहाँ पर देखने मिल जाएंगे, विच अकाउंट फॉर मोर देन 4% ऑफ इट्स ओन टोटल पॉपुलेशन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट हेयर। ओके, इसके बाद अगर हम कुछ बात करें तो आप यहाँ पर डायलॉग मैकेनिज्म जो हुए हैं आप उनकी बात कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक रिलेशंस जो इंडिया कनाडा के बीच में आप उसकी बात करेंगे, साथ ही आप यहाँ पर आंसर राइटिंग में न्यूक्लियर कॉपरेशन, जैसे मैंने आपको NCA के बारे में बता दिया, आप वो भी देख सकते हैं। सिक्योरिटी और डिफेंस में आप DRDO या फिर जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी MLAT जो है आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप IC इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट। इनफैक्ट आप एजुकेशन सेक्टर की भी बात करेंगे। इंडिया टॉप सोर्स है फॉरेन स्टूडेंट का, विद 20,03,000 इंडियन स्टूडेंट जो कि कनाडा में पढ़ रहे हैं। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग में पढ़ना है। चैलेंजेस क्या होंगे इंडिया कनाडा रिलेशन को लेके, तो खालिस्तान फैक्टर आपको सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर दिखाई देगा। तो मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मेंस के हिसाब से आप कनाडा वोट बैंक पॉलिटिक्स पे एक आंसर राइट यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।